जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर के अंदर हम अपने ये देखेंगे क्वेश्चंस को कि जो आपको बतौर असाइनमेंट में लगाए थे, और इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। मेरा पहले ज़ाती तौर के ऊपर ये प्लान था कि हम इन क्वेश्चंस को ऑनलाइन सेशन के अंदर रख लेते हैं, और ऑनलाइन सेशंस के अंदर जो है वो आप स्टूडेंट्स वो सवालात पूछ लेंगे जिनमें आपको प्रॉब्लम रही है, ताकि ये फिर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस हो जाएंगे। लेकिन उसमें मुझे एक प्रॉब्लम ये नज़र आ रही थी कि अगर हम इसको ऑनलाइन सेशन में रख लेते हैं, लाइव सेशन में, तो उसका प्रॉब्लम ये हुआ कि फिर वही जो 10, 20 और 30 स्टूडेंट्स जो क्लास में ऑनलाइन होते हैं, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को समझ में आएगी, और बाकी स्टूडेंट्स के जो उस क्लास को नहीं ले सके वो फिर ये क्वेश्चंस फिर नहीं सीख सकेंगे दोबारा, और अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आई क्वेश्चन में तो दोबारा किससे पूछेंगे वो। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक लेक्चर रिकॉर्ड करवा दिया जाए, ताकि तमाम स्टूडेंट्स जो है वो इस लेक्चर को सुने, और सुनने के बाद इससे इसकी अंडरस्टैंडिंग ले क्वेश्चंस की, और अगर कोई उन्हें प्रॉब्लम आ रहा है तो वो इसमें देख लें। तो इसलिए कोई भी स्टूडेंट जो है वो फिर इन क्वेश्चंस में उनकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और अगर है उन्हें तो वो इस वीडियो को सुन के वो अपनी कोई भी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 88 से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का, जो मैंने आपको दिया था। एक एक क्वेश्चन हम पढ़ते जाएंगे, उसको देखते जाएंगे, ताकि क्वेश्चंस जो है वो डिटेल से डिस्कस हो जाए। जैक्सन्स ईयर एंड इज़ 31 दिसंबर 2005। जैक्सन का जो ईयर एंड है वो 31 दिसंबर 2005 है। इन फरवरी 2006 a major credit customer went into liquidation and the director believed that they will not be able to recover the 4,50,000 owed to them। वो कह रहा है कि फरवरी 2006 में, यानी साल उनका कब ख़त्म हो रहा है, 31 दिसंबर 2005 को, और अगले ही दूसरे महीने में, अगले साल के दूसरे महीने में एक मेजर क्रेडिट कस्टमर जो है उनका, वो वेंट टू लिक्विडेशन, वो लिक्विडेशन में चला गया और बैंकरप्ट हो गया एक तरीके से, और डायरेक्टर को पक्का यकीन है कि वो उससे कॉस्ट रिकवर नहीं कर सकेंगे। अच्छा, हाउ शुड दिस आइटम बी ट्रीटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जैक्सन्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। 31 दिसंबर 2005 में ये आइटम कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, कैसे ट्रीट किया जाएगा। पहली बात तो ये कि आपको ये समझने की ज़रूरत है, ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि ये क्वेश्चन किस स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है ये 2001 ईयर एंड के ऊपर एक सिनेरियो बता रहा है कि इवेंट अकर हुआ है अगले साल के पहले महीने में या दूसरे महीने में फरवरी में, और उसकी एडजस्टमेंट पूछ रहा है कि पिछले साल में हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। तो सिनेरियो से ये साफ लग रहा है कि ये IAS 10 से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो IAS 10 से ये क्वेश्चन रिलेटेड है, तो उसके बारे में ये पूछ रहा है आपसे। तो उसमें हमें ये पता चलता है कि वो स्टैंडर्ड हमें ये बताता है कि अगर कोई भी क्रेडिट कस्टमर जो जिससे सेल्स जो है वो पिछले सालों में हुई हो, जिसका जो है वो हमें रिकॉर्ड मिलता हो, या जिसके सिम्टम्स या एविडेंस एग्जिस्ट करती हों पिछले साल में, तो उसको पिछले साल की ही इनकम स्टेटमेंट में एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इससे बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। अच्छा, अब उसमें यह है कि ये जो मेजर क्रेडिट कस्टमर है, तो लिहाजा ये जो मेजर क्रेडिट कस्टमर है, इसका मतलब यह है कि इसकी सेल्स जो है वो कंपनी से परचेज चलती आ रही होंगी काफ़ी पहले से। तो ज़ाहिर बात है काफ़ी पहले से ये चलता आ रहा है कंपनी के साथ, तो इसकी जो है वो सेल्स फिगर और सेल्स वगैरह पिछले साल में एग्जिस्ट करती हैं, पिछले साल से इस साल से रेलिवेंट हैं। तो इस साल में तो आके उसकी लिक्विडेशन हो रही है ना, वो बैंकरप्सी हो रही है। असल तो उसकी सेल्स जो हैं वो जो कंपनी की कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप है वो तो पिछले साल से चलता आ रहा है। तो इसका मतलब है कि एविडेंस अकर कर रहा है पिछले साल में। तो लिहाजा हमने, अगर आप वैसे भी स्टैंडर्ड में जाकर देखें तो स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि ये एडजस्टिंग इवेंट है, और एडजस्टिंग इवेंट्स में जो एग्जांपल्स दी हुई हैं उसमें लिखा हुआ है कि अगर क्रेडिट कस्टमर हमारा लिक्विडेशन में चला जाए तो वो एक एडजस्टिंग इवेंट होता है, क्योंकि उसकी सिम्टम एग्जिस्ट कर रही होती है पिछले साल में, तो लिहाजा उसको एडजस्ट हो जाना चाहिए। तो इस रूल को मद्देनज़र रखते हुए हम ये कहते हैं कि ये पिछले साल की 31 दिसंबर 2005 में इसकी एडजस्टमेंट होगी, पहली बात। अच्छा, अब हम पढ़ते जाते हैं और देखते जाते हैं कि क्या ऑप्शन हो सकती है। द इररिकवरेबल डेट शुड बी डिस्क्लोज बाय द नोट। पहली बात तो ये कि डिस्क्लोज बाय द नोट से डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अच्छा चले मैं आपसे अगर वैसे पूछूँ कि इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी, तो आपके जहन में क्या आता है कि ये इवेंट है 2005 का, क्योंकि इसकी कंडीशन एविडेंस एग्जिस्ट कर रहा है ना पिछले साल में 2005 में। तो
इसकी एडजस्टमेंट हो जानी चाहिए 2005 में। अच्छा 2005 में क्या एडजस्टमेंट हो जानी चाहिए? पहली बात तो ये, आप मुझे ये बताएं कि अगर नॉर्मली एक कोई भी कस्टमर हमारा जब बैंकरप्ट होता है तो उसकी अमाउंट जो है जो उसने हमें देनी होती है वो बैड डेट हो जाती है, ठीक है। तो लिहाजा हम एक रिकॉर्ड क्या करते हैं, हम उस अमाउंट को जो उस कस्टमर ने हमें देनी होती है वो एज आ बैड डेट चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। वो बैड डेट हो जाते हैं हमारे एक तरीके से। तो अब ये उसको रिकॉर्डिंग करने का क्या वो एक डबल एंट्री है, ठीक है, वो आपको पता होगी, हम उस बहस में नहीं जाते, उस डिटेल में नहीं जाएंगे। तो फिलहाल ये कि ये जो एक एज अ बैड डेट रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं। बैड डेट क्या होता है? वो एक्सपेंस होता है, और इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वहाँ पे ये बैड डेट एक्सपेंस वहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो ये जितने भी कस्टमर्स बैड डेट होते हैं वो एज आ बैड डेट रिकॉर्ड किए जाते हैं, और वो जो है वो अमाउंट एज आ एक्सपेंस होती है, और उस साल की इनकम स्टेटमेंट को वो एक्सपेंस चार्ज कर दिया जाता है बैड डेट की अमाउंट्स का। तो अब हम पढ़ते जाते हैं इसको। नंबर ए में क्या लिखा हुआ है? द इरिकवरेबल डेट शुड बी डिस्क्लोज बाय द नोट, यानी वो इनकम स्टेटमेंट में बैलेंस शीट में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे, बल्कि उनका एक डिस्क्लोजर दे दिया जाएगा एक नोट के तौर के ऊपर कि ये कस्टमर हमारा बैड डेट हो गया। तो ऐसा तो नहीं होगा, ज़ाहिर बात है। तो ये ऑप्शन नहीं होगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर हमने सिर्फ डिस्क्लोज कर दिया नोट से तो उसकी अमाउंट तो आउटस्टैंडिंग वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होगी, तो वो उसका फिर क्या बनेगा? अकाउंट रिसीवेबल में तो वो आ रही होगी उस कस्टमर की अमाउंट, तो जाहिर बात है हमें उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत है। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकती। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट अफेक्टेड, ये तो हो ही नहीं सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफेक्ट ना हो। एक कस्टमर हमारा बैंकरप्ट भी हो गया, बैड डेट भी हो गया, तो और फिर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मुतासिर ना हो, तो ये भी नहीं हो सकता। द डेट शुड बी प्रोवाइडेड अगेंस्ट, कि डेट को जो है डेट शुड बी प्रोवाइडेड अगेंस्ट, कि डेट को जो है वो रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो बात ये है कि अगेंस्ट किसके अगेंस्ट? ये एक डाउटफुल स्टेटमेंट है कि डेट को जो है वो रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, चार्ज कर लेना चाहिए, अगेंस्ट किसके? ये नहीं लिखा हुआ। अच्छा डी क्या लिखा हुआ है? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट द इरिकवरेबल डेट। ये एक माकूल बात बनती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लेना, शुड बी एडजस्ट कर लेना चाहिए टू रिफ्लेक्ट द इरिकवरेबल डेट, यानी बैड डेट को, कि वो बैड डेट उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो जाए। तो ये ऑप्शन ज़्यादा सही है। सी ऑप्शन क्यों सही नहीं है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है द डेट शुड बी प्रोवाइडेड अगेंस्ट, यानी उसको प्रोवाइडेड अगेंस्ट का मतलब यह है कि यानी उसको आप एज आ एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लें। ये एक ना टर्मिनोलॉजी है, ये एक लैंग्वेज है अकाउंट्स की जो यूज़ की जाती है। शुड बी प्रोवाइडेड अगेंस्ट का मतलब यह है कि वो उस कस्टमर के अगेंस्ट वो एक्सपेंस प्रोवाइड कर दिया जाएगा, यानी उसको एज आ एक्सपेंस चार्ज कर दिया जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। लेकिन इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ वो एक्सपेंस चार्ज नहीं होगा, वो एक्सपेंस जो है वो इनकम स्टेटमेंट में चार्ज होने के साथ साथ उसको बैलेंस शीट में से भी रिमूव किया जाएगा, ठीक है। तो इसकी मैं आपको बता देता हूँ कि जनरल एंट्री क्या होती है, ये हम देख लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे उसकी जनरल एंट्री क्या होगी। ये देखें, ये मिसाल के तौर पे उसका जो बैलेंस कैरी कर रहा होगा 31 दिसंबर 2005 को, वो कर रहा होगा अकाउंट रिसीवेबल, बल्कि अकाउंट रिसीवेबल की जगह उसका कस्टमर का नाम आना चाहिए, लेकिन कस्टमर का नाम यहाँ नहीं बताया हुआ, तो हम सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल ही कर देते हैं। अकाउंट रिसीवेबल जो है वो डेबिट 5000 से फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। और ठीक है, ये हमने वसूल करने हैं। और सेल्स जो है वो, बल्कि आप फ़िलहाल ये समझ लें कि 31 दिसंबर को जो बैलेंस शीट है उसके अंदर ये 5000 का 5000 की अमाउंट कैरी हो, ये जो अकाउंट है अकाउंट रिसीवेबल का, उस क्रेडिट कस्टमर का, वो कैरी कर रहा है बैलेंस कितना? $5000। अच्छा इसको डॉलर कर देते हैं ज़रा, डॉलर, ठीक है जी। अच्छा अब बात ये कि अब ये क्रेडिट कस्टमर जो है वो हमारा बैंकरप्ट हो गया, अब हमने इसको रिकॉर्ड करना है, इसकी बैंकरप्सी को रिकॉर्ड करना है, इस बैड डेट को, इरिकवरेबल डेट को रिकॉर्ड करना है। वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? उसकी डबल एंट्री चार्ज की जाएगी। डबल एंट्री हम रिकॉर्ड क्या करेंगे? डबल एंट्री हम ये पास करेंगे कि बैड डेट एक्सपेंस $5000, ये डेबिट हो गए,
और डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब आप ये देखें कि इस एंट्री से क्या हुआ। क्या इस एंट्री से ये हुआ, देखें जो मैंने डबल एंट्री पास की है यहाँ से ये हुआ कि इस डबल एंट्री के ज़रिए ये जो बैड डेट की अमाउंट है ये इनकम स्टेटमेंट में चली गई और अकाउंट रिसीवेबली क्रेडिट हो गया। यानी यहाँ पे अगर डेबिट शो हो रहा था तो जब ये डबल एंट्री पास होगी और एडजस्टमेंट्स जब की जाएंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ईयर एंड के ऊपर, तो ये जो डेबिट अमाउंट है ये इस क्रेडिट की अमाउंट से ऑफसेट हो जाएगी। ठीक है, टी अकाउंट जो है वो अकाउंट रिसीवेबल का ये नील हो जाएगा और उसके टी अकाउंट के अंदर अकाउंट रिसीवेबल में रेफरेंस अकाउंट क्या लिखा जाएगा, बैड डेट एक्सपेंस। ठीक है, तो इस तरह जो है ये। अब आप देखें ये किसका अकाउंट है, ये अकाउंट है इनकम स्टेटमेंट का। ठीक है, और ये किसका अकाउंट है, चलिए इसे भी ज़रा वो कर देते हैं ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए, बैलेंस शीट का। ठीक है, अब इसका मतलब यह है कि जो डबल एंट्री पास की जाएगी बैड डेट को रिकॉर्ड करने के लिए, उसका एक इफेक्ट इनकम स्टेटमेंट में जा रहा है और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर सी ऑप्शन को हम देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि द डेट शुड बी प्रोवाइडेड अगेंस्ट, डेट को एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। तो एक्सपेंस रिकॉर्ड सिर्फ नहीं किया जाएगा बल्कि साथ साथ उसको बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसकी एडजस्टमेंट होना ज़रूरी है दोनों तरफ। तो लिहाजा 88 क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है वो सही है, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। सी के अंदर आधी बात है, डी के अंदर पूरी बात है। ठीक है, और ये क्वेश्चन रिलेटेड है IAS 10 से। ठीक है, तो हम दोबारा वापस अपने उस पर आते हैं। चलें जी, अ फॉर्मर एम्प्लॉय इज क्लेमिंग कंपनसेशन ऑफ 50,000 फ्रॉम अ हैरियट अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, LLC कंपनी है, और उसका जो है वो फॉर्मर एम्प्लॉय यानी जो छोड़ के गया था एक एम्प्लॉय, इस क्लेमिंग कंपनसेशन, वो कंपनसेशन क्लेम कर रहा है कंपनी से किसी बात पे कि जी मुझे इतना पैसा दिया जाए। कितना पैसा दिया जाए, $50,000। ठीक है, अच्छा, कंपनी सॉलिसिटर, कंपनी के जो वकील हैं, हैव स्टेटेड दैट दे बिलीव दैट द क्लेम इज़ अनलाइकली टू सक्सीड। उन्हें यकीन है कि ये ना ज़्यादातर इम्कान यही है उन्हें कि ये कामयाब नहीं हो सकेगा। यानी कंपनी का जो सॉलिसिटर है उसे यकीन है कि ये कामयाब नहीं हो सकेगा ये क्लेम, यानी उस फॉर्मर एम्प्लॉय का ये क्लेम सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा कोर्ट के अंदर। लेकिन लीगल कॉस्ट रिलेटिंग टू द क्लेम आर लाइकली टू बी इन द रीजन ऑफ 5,000 एंड विल बी इनकर्ड रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट क्लेम इज सक्सेसफुल। इसका मतलब ये है, वो ये कह रहा है कि जो लीगल कॉस्ट है वो तो $5,000 आएगी ही आएगी, चाहे क्लेम सक्सेसफुल हो या ना हो। यानी कंपनी को जो ख़र्चा पड़ेगा ना वो $5,000 का तो पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे वो उस एक्स एम्प्लॉय का क्लेम सक्सेसफुल होता है या नहीं होता। अच्छा, अब ये ऑप्शन हम देखते हैं और ये पढ़ते जाते हैं कि वो क्या कह रहा है। हाउ शुड दीज आइटम बी ट्रेडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ हैरियट लिमिटेड। इस हैरियट कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे ट्रीट किया जाएगा। नंबर 1, प्रोविजन शुड बी मेड फॉर 55,000। प्रोविजन जो है वो, अच्छा पहली बात तो ये कि देखें 5,000 रुपये, तो इसका मतलब यह है कि उसको कंपनी को चार्ज होंगे हर सूरत उसको एक्सपेंस बियर करना पड़ेगा, चाहे उसका क्लेम कामयाब होता है या नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5,000 जो है वो तो हो गया कंफर्म कि एक्सपेंस है, तो कंपनी के एंड के ऊपर 5,000 तो एक्सपेंस कंफर्म है। दूसरा क्या है कि 50,000 जो है वो क्लेम वो कामयाब होने का इम्कान नहीं है। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है हम इसको, ये हमारा जो है वो वो जो एक्स एम्प्लॉय है, फॉर्मर एम्प्लॉय है, उसका क्लेम कामयाब होने के चांसेस नहीं है कि वो 50,000 रुपये जो है $50,000 जो है वो कंपनी से ले पाएगा। तो लिहाजा कंपनी जो है वो, जब ज़ाहिर बात है इम्कान नहीं है तो सिंपल सी बात है कंपनी इसको रिकॉर्ड नहीं करेगी अपने पास, लेकिन इसको नोट में लाजमी लिखेगी, क्योंकि देखें कोई भी ऐसा इवेंट होता है, अकर होता है, तो उसको हमेशा नोट में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो लिहाजा कंपनी इसको अपने एंड के ऊपर एज आ इवेंट के तौर के ऊपर इसको मेंशन ज़रूर करेगी नोट्स में, लेकिन चूँकि कंपनी को ये कन्फर्म यकीन है कि वो उसका क्लेम कामयाब नहीं हो पाएगा एक्स एम्प्लॉय का, तो लिहाजा इसको ना इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस चार्ज करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन एक डिस्क्लोजर दे देंगे
डिस्क्लोजर क्या देंगे कि एक एम्प्लॉय ने किया था, केस किया था और कंपनी को यकीन है कि वो कामयाब नहीं हो पाएगा, वो फॉर्मर एम्प्लॉय। तो लिहाजा इस चीज़ को जहन में रख के अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहली ऑप्शन क्या है, द प्रोविजन शुड बी मेड फॉर 55,000, 55,000 की प्रोविजन चार्ज कर दी जाएगी। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि हमने ये देखा है कि 5,000 की प्रोविजन चार्ज होगी और बाकी 50,000 जो है वो एज अ डिस्क्लोजर, एज अ नोट हो जाएगा, यानी उसको एज अ नोट डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। बी क्या है, प्रोविजन शुड बी मेड फॉर 50,000, 50,000 की प्रोविजन चार्ज की जाएगी एंड द लीगल कॉस्ट शुड बी डिस्क्लोज बाय द नोट। हालांकि लीगल कॉस्ट जो है वो 5,000 है, वो डिस्क्लोज बाय नोट क्यों होगी, हालांकि वो तो असल में एक्सपेंस है। तो लिहाजा बी ऑप्शन किसी सूरत भी सही नहीं है। अच्छा, सी ऑप्शन क्या है, प्रोविजन शुड बी मेड बाय 5,000, बिल्कुल ठीक है, प्रोविजन जो है वो 5,000 से चार्ज कर दी जाएगी एंड द कंपनसेशन ऑफ 50,000 शुड बी डिस्क्लोज बाय द नोट। हाँ जी, उसका जो कंपनसेशन क्लेम है वो सिर्फ डिस्क्लोज कर दिया जाएगा इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, जो कि बिल्कुल ठीक है। डी देख लेते हैं कि ये अगर गलत है तो कैसे गलत है। नो प्रोविजन शुड बी मेड बोथ बट बोथ आइटम्स शुड बी डिस्क्लोज बाय द नोट। ये तो हो ही नहीं सकता कि दोनों की जो है वो प्रोविजन ना चार्ज की जाए, क्योंकि देखें 5,000 जो है वो तो अमाउंट लाजमन लगेगी ना, तो लिहाजा उसकी तो अमाउंट, उसकी तो प्रोविजन चार्ज की जाएगी। ठीक है, तो इस तरह सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, वो ये है, को पावर हैज़ स्पेंड 20,000 रिसर्चिंग न्यू क्लीनिंग केमिकल्स इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। ये कॉपर कंपनी है, हैज़ स्पेंड 20,000 रिसर्चिंग, हाँ जी, एक कॉपर कंपनी है, हैज़ स्पेंड, उसने 20,000 जो है वो डॉलर स्पेंड किए हैं रिसर्चिंग न्यू क्लीनिंग केमिकल। अच्छा, अब देखें ये 20,000 जो है वो रिसर्च के ऊपर उसने खर्च किया है, साफ लिखा हुआ है रिसर्चिंग न्यू केमिकल, नए केमिकल की रिसर्च के अंदर 31 दिसंबर 2005 वाले साल के अंदर। ठीक है, उस साल में जिसका जो ख़त्म होता है कब, 31 दिसंबर 2005 को। और उसने 40, इट हैज़ आल्सो स्पेंड $40,000, और वो $40,000 भी स्पेंड कर चुकी है किसमें, डेवलपिंग अ न्यू क्लीनिंग प्रोडक्ट। अभी डेवलपमेंट का चार्जेस बता रहा है कि कंपनी ने डेवलपमेंट भी की है $40,000 की एक न्यू क्लीनिंग प्रोडक्ट को, विच विल नॉट गो इनटू कमर्शियल प्रोडक्शन अंटिल नेक्स्ट ईयर, जो अगले साल तक, यानी अगले साल तक क्या मुराद है, यानी जो 2006 तक कमर्शियल प्रोडक्शन जिसकी स्टार्ट नहीं हो सकेगी अगले 2006 तक, वो अभी सिर्फ डेवलपमेंट पे ही काम चलता रहेगा, यानी प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे ही काम होता रहेगा अगले साल तक। अभी 2006 से पहले किसी भी सूरत कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो सकेगी। द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मीट्स द क्राइटेरिया लेट डाउन। अच्छा, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो IS 38 का क्राइटेरिया जो है वो फुलफ़िल करता है। वो डेवलपमेंट क्राइटेरिया क्या है, वो आपने पढ़ा था कि सेक्टर का क्राइटेरिया है, SECTOR। ठीक है, हर एक से जो है वो आपको दिखा देता हूँ। ये आप अपने साथ ना ये फ़ाइल भी खोल लीजिएगा इसकी, ताकि जो है वो आप अपने सामने कंप्यूटर पे फाइल भी देखते रहें और यहाँ से भी देखें। सेपरेट प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर आइडेंटिफाइबल वगैरह वगैरह, SECTOR। ठीक है, ये सेक्टर का क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। तो ये हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये क्राइटेरिया भी वो प्रोजेक्ट पूरा फुलफ़िल करता है। अच्छा, अगला वो पूछ रहा है, हाउ दीज कॉस्ट शुड बी ट्रीटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कॉपर फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2005 में ये कॉस्ट कैसे रिकॉर्ड की जाएंगी। अच्छा, अब देखें, पहले ना सवाल के ऑप्शंस पे जाने से पहले सवाल के दिए हुए सिनेरियो को जहन में रख के पहले आप ये देखें कि इनका करना क्या है, इसका सोल्यूशन क्या बनता है। अच्छा, सोल्यूशन ये है इसका कि $20,000 रिसर्च के ऊपर स्पेंड हो रहा है और $40,000 डेवलपमेंट पर स्पेंड हो रहा है। ठीक है, $20,000 जो है वो जो रिसर्च के ऊपर स्पेंड कर रही है कंपनी, आपको पता है कि रिसर्च एक्सपेंडिचर शुड बी इमीडिएटली रिकॉर्डेड एज अ एक्सपेंस, यानी जिस साल रिसर्च एक्सपेंडिचर होगा वो सारे का सारा बगैर कुछ सोचे समझे आंखें बंद करके हम उसको इनकम स्टेटमेंट में एज ए एक्सपेंस चार्ज कर देंगे, उसके ऊपर कोई दूसरा सवाल नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल स्ट्रेट हम रिसर्च एक्सपेंडिचर को इनकम स्टेटमेंट में एज एक्सपेंस चार्ज कर चुके हैं। अगर आपको ये बात नहीं पता तो आप दोबारा जो है वो स्टैंडर्ड जो मैंने पढ़ाया था वो वाली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। अच्छा, अब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का हमने क्या पढ़ा था, इसमें हमने ये बातें पढ़ी थी कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में जो सेक्टर का क्राइटेरिया है वो पूरा होना चाहिए। ठीक है, और नंबर 2,
कि उसकी जो है वो अमोर्टाइजेशन जो है वो सॉरी सेक्टर का क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। और इसके मैं आपको दिखा देता हूँ उससे कुछ हाँ जी, ये क्राइटेरिया डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मस्ट बी रिटर्न ऑफ, ये एक ऑप्शन है, इसको आप पढ़ लें। एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस कैन नॉट बी, ये भी आप पढ़ लें। ये कुछ बातें इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब हम ये ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ये क्या क्या। पहली बात क्या लिखी हुई है, $60,000 शुड बी कैपिटलाइज एज एन इंटेंजिबल एसेट ऑन द बैलेंस शीट। वो कह रहा है कि 60,000 शुड बी कैपिटलाइज, $60,000 को जो है वो एज इंटेंजिबल एसेट्स रिकॉर्ड कर लिया जाएगा बैलेंस शीट में। हालांकि 60,000 को कैपिटलाइज क्यों किया जाएगा, जबकि इसमें से 20,000 वो भी एक्सपेंस शामिल है कि जो इनकम स्टेटमेंट में एज एक्सपेंस जाना है। तो उसको कैपिटलाइज क्यों करेंगे, कैपिटलाइज से क्या मुराद है कि उसको एज ए एसेट रिकॉर्ड करके अपने पास क्यों रखेंगे बैलेंस शीट में, जबकि वो तो $20,000 है ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकम स्टेटमेंट का एक्सपेंस। तो लिहाजा पहली ऑप्शन तो नहीं हो सकती। बी क्या है, 40,000 शुड बी कैपिटलाइज एज अ इंटेंजिबल एसेट्स। चलो 40,000 को एज अ इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड किया जाएगा एंड शुड बी अमोर्टाइज, और अमोर्टाइज भी किया जाएगा। अमोर्टाइजेशन से क्या मुराद है, जैसे मैंने आपको बताया था कि टेंजिबल एसेट्स की डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, वैसे इंटेंजिबल एसेट्स की अमोर्टाइजेशन चार्ज की जाती है। अच्छा, अमोर्टाइजेशन चार्ज करने का रूल जो है वो हमने ये पढ़ा था, ये देखें मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि अमोर्टाइजेशन शुड बी कमेंस विद द कमर्शियल प्रोडक्शन। जैसे कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होगी वैसे ही उसके साथ साथ उसकी अमोर्टाइजेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। अब देखें वो कह रहा है यहाँ पे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ख़त्म हो चुका है और कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है। ऑब्वियसली नो, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो अगले साल तक कंप्लीट नहीं होगा, और उसकी जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो अगले साल 2006 से पहले स्टार्ट नहीं होगी। तो जाहिर बात है जब अगले साल 2006 से पहले स्टार्ट नहीं होगी कमर्शियल प्रोडक्शन, तो अभी से अमोर्टाइजेशन क्यों चार्ज की जाएगी, उसकी अमोर्टाइजेशन भी उसी को चार्ज की जाएगी 2006 में जब उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होगी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की। तो लिहाजा ये ऑप्शन जो है इस वजह से गलत है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है एंड शुड बी अमोर्टाइज किया जाएगा बी ऑप्शन में। 20,000 शुड बी रिटर्न ऑफ टू द, ठीक है, आगे पढ़ने का फायदा ही नहीं। अच्छा सी में आ जाते हैं, 40,000 शुड बी कैपिटलाइज एज एन इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। 40,000 को जो है एज इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड किया जाएगा, कैपिटलाइज किया जाएगा एंड शुड नॉट बी अमोर्टाइज, और उसको अमोर्टाइज नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ तक बात बिल्कुल ठीक है। और आगे क्या लिखा है, 20,000 शुड बी रिटर्न ऑफ टू द इनकम स्टेटमेंट, और $20,000 को इनकम स्टेटमेंट में राइट ऑफ कर दिया जाएगा, यानी इनकम स्टेटमेंट में एज एक्सपेंस चार्ज कर दिया जाएगा। ऑब्वियसली बिल्कुल ठीक है। और डी क्या है, तो ये सी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। डी क्या है, 60,000 शुड बी रिटर्न ऑफ टू द इनकम स्टेटमेंट, 60,000 सारे के सारे को इनकम स्टेटमेंट एज एक्सपेंस चार्ज कर दिया जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जारी बात है 40,000 को हमने चार्ज नहीं करना, क्योंकि वो सेक्टर का क्राइटेरिया मीट कर रहा है। IAS 38 में जो क्राइटेरिया बताया है वो उसको मीट कर रहा है, ठीक है। तो लिहाजा सी ऑप्शन इसकी सही है। ये IAS 38 से रिलेटेड है, 90 क्वेश्चन नंबर 90, और इसमें सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो 91 है, The directors of ABC estimated that inventory which had cost of $50,000 had a net realizable value of $40,000। वो कह रहा है एक ABC कंपनी है, उसके डायरेक्टर्स ने एस्टिमेट किया कि एक इन्वेंट्री जो उसके पास पड़ी हुई थी जिसकी कॉस्ट $50,000 थी और उसकी NRV $40,000 है, एट 30 जून 2005। कब भला, 30 जून 2005 को, ठीक है। एंड रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2005, और 30 जून 2005 को ख़त्म होने वाले साल में वो रिकॉर्ड की गई थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज पर द रूल ऑफ IAS 2। और वो क्या है, रिकॉर्ड द इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो वो लोअर के ऊपर रिकॉर्ड की गई थी। लोअर का मतलब क्या है कि वो जो 30 जून 2005 को इन्वेंट्री उनके पास पड़ी हुई थी वो बेसिकली NRV पे रिकॉर्ड हुई है $40,000 के ऊपर, ठीक है। वो $40,000 के ऊपर रिकॉर्ड हुई है। अच्छा, दे हैव सिंस फाउंड आउट दैट द नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री इज ओनली लाइकली टू बी 30। अब उन्हें फिर बाद में पता चला कि उसकी जो NRV है उस इन्वेंट्री की वो 40,000 नहीं है बल्कि $30,000 है, ठीक है। तो अब उसकी एडजस्टमेंट करनी है। पहली बात तो ये कि ये एडजस्टमेंट से रिलेटेड है, तो ये IAS 10 से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि ये इसमें पता चल रहा है कि NRV जो है वो उसका पता चल रहा है कि NRV जो है बाद में $30,000 एक्चुअल उसकी वैल्यू है। तो हम किस पर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, ये एक इशू है। और हमने देखा है कि इन्वेंट्री जो है वो एक एडजस्टेबल आइटम है
IS 2 के तहत अगर हम देखें तो अगर आप देखें ना इस IS 10 के अंदर जाके, तो एडजस्टिंग इवेंट्स के अंदर लिखा हुआ है कि इन्वेंट्री को भी अपडेट किया जाएगा अगर वो बाद में भी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश होने से पहले अगर उसको पता चल जाता है कि NRV कम है या कॉस्ट कम है। ठीक है, तो बात यह है कि ये एक एडजस्टेबल इवेंट है, उसको एडजस्ट किया जाएगा। 40,000 के बजाय उसको एडजस्ट किया जाएगा किस पे, 30,000 से। तो ज़ाहिर बात है जब इन्वेंट्री को 40,000 पे जो रिकॉर्ड हो चुकी है उसको वहाँ से हटा के 30,000 पे रिकॉर्ड किया जाएगा, तो उसका मतलब है कि इन्वेंट्री की वैल्यू 10,000 से बढ़ेगी या घटेगी? ऑब्वियसली कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी इन्वेंट्री की वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें देख लें कि डिक्रीज़ द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बाय 10,000 कहाँ लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो सी ऑप्शन सही है, इन्वेंट्री की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, उसको डिक्रीज़ कर दिया जाएगा इन्वेंट्री की वैल्यू को $10,000 से। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसका। ठीक है, तो बाकी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो लिहाजा हम इसको देख लेते हैं कि ये ऑप्शन इसकी ये ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन 92 है इसको आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो इशू ऑफ न्यू शेयर्स, लोन कैपिटल वगैरह ये चीज़ें मैंने फिर आपको नहीं पढ़ाई हुई। ये फिर कंपनी के मुतालिक जब पढ़ा हुआ हो तो फिर ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छी तरीके से हल हो सकता है। ठीक है, तो मर्जर्स एंड एक्विजिशन वगैरह ये चीज़ें ना अभी हमने नहीं पढ़ी, तो लिहाजा इसको 92 को छोड़ देते हैं, 93 पे आ जाएं। 93 में वो क्या कह रहा है, 93 में वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेंटली डिस्क्राइब हाउ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर शुड बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद IS 38। ये जो नीचे ABCD ऑप्शन दी हुई हैं इसमें से कौन सी करेक्टली डिस्क्राइब करती है R&D एक्सपेंडिचर को कि वो IS 38 के तहत उनको ट्रीट कैसे किया जाना चाहिए, कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करती है? नंबर ए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मस्ट बी रिटर्न ऑफ टू द इनकम स्टेटमेंट एज इनकर्ड। जैसे ही हो R&D को इनकम स्टेटमेंट में चार्ज कर देना चाहिए, जबकि हमने पढ़ा ऐसा नहीं होता। रिसर्च को सिर्फ चार्ज कर दिया जाता है इनकम स्टेटमेंट में फुल अमाउंट से एज एक्सपेंस, और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को फिर देखा जाता है कि वो सेक्टर का क्राइटेरिया मीट करता है या नहीं करता। अगर करता है तो फिर जो है वो हम उसको एज ए एसेट रिकॉर्ड करते हैं, और फिर उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होने के साथ साथ उसकी अमोर्टाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये ऑप्शन तो गलत है, बी देखते हैं। द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर शुड बी कैपिटलाइज एज एन इंटेंजिबल एसेट ऑन द बैलेंस शीट। R&D एक्सपेंडिचर्स को कैपिटलाइज कर देना चाहिए इनकम इंटेंजिबल एसेट्स में एज एन इंटेंजिबल एसेट बैलेंस शीट के अंदर, जबकि हमने पढ़ा ऐसा नहीं है। जबकि सिर्फ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को सिर्फ सेक्टर का क्राइटेरिया मीट होने के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है एज ए एसेट, जबकि रिसर्च एक्सपेंस को पूरा चार्ज कर दिया जाता है इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है, तो गलत है ये, बी भी गलत है। सी क्या कहता है, रिसर्च एक्सपेंडिचर शुड बी रिटर्न ऑफ टू द इनकम स्टेटमेंट, बात बिल्कुल ठीक है, यही हमने पहले पढ़ा ए और बी के अंदर, मैंने आपको बताया। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मस्ट बी कैपिटलाइज एज एन टेंजिबल एसेट प्रोवाइडेड दैट द सर्टेन क्राइटेरिया आर मेट। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज किया जाएगा एज एन इंटेंजिबल एसेट्स बैलेंस शीट के अंदर, बशर्ते कि वो सर्टेन क्राइटेरिया मीट करता है। वो कौन सा क्राइटेरिया है? सेक्टर का क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया। तो सी ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है। डी देख लेते हैं कि ये सही है या गलत है। रिसर्च एक्सपेंडिचर शुड बी कैपिटलाइज एज एन इंटेंजिबल एसेट, पहली बात ही गलत लिखी हुई है। रिसर्च एक्सपेंडिचर को हमेशा मैंने आपको बताया है कि एज एक्सपेंस चार्ज कर देना है इनकम स्टेटमेंट में, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है कि वो शुड बी कैपिटलाइज एज एन इंटेंजिबल एसेट। तो यहीं से पढ़ने से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, तो डी ऑप्शन भी गलत है। ठीक है जी, 94 देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है। 94 यहाँ पे नहीं है आपके पास, तो चलें ठीक है, हम 95 पे आ जाते हैं। Which of the following statements concerning the accounting treatment of research and development expenditure are true according to IS 38 intangible assets? ये वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ R&D एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ठीक है, हमने 1 2 3 4 5 में से देखने की कौन सी ट्रू है, और फिर देखना है कि ABCD के अंदर से कौन सी ऑप्शन सही बनती है। ठीक है, अब बारी बारी पढ़ते हैं और देखते हैं कि 1 2 3 4 और 5 में से कौन सी ऑप्शंस ठीक हैं अकॉर्डिंग टू द IS 38 इंटेंजिबल एसेट्स। जी नंबर 1 है, इफ सर्टेन क्राइटेरिया आर मेट रिसर्च एक्सपेंडिचर मे बी रिकॉग्नाइज एज एन एसेट। अगर कोई क्राइटेरिया ख़ास वो पूरा हो जाए तो रिसर्च एक्सपेंडिचर को एज ए एसेट रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, जो कि स्टेटमेंट गलत है। मैं आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि रिसर्च एक्सपेंडिचर को किसी भी सूरत एज ए एसेट रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है बैलेंस शीट के अंदर, बल्कि उसको इनकम स्टेटमेंट में एज आ एक्सपेंस चार्ज कर दिया जाता है पूरी अमाउंट से, जितनी वो रिसर्च एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्च हो चुकी होती है। तो 1 गलत है।
1 है वो ए में आ रहा है, तो उसका मतलब है कि ए ऑप्शन तो नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा, नंबर 2, research expenditure other than capital expenditure on research facilities should be recognized as an expense as incurred। अगर रिसर्च एक्सपेंडिचर को शुड बी रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस, वो उस एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया जाता है जैसे ही वो अनकर्ड होते हैं, अदर देन द कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिसर्च फैसिलिटीज़। रिसर्च एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अलावा जो रिसर्च फैसिलिटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, मिसाल के तौर पर हमने पढ़ा था रिसर्च एक्सपेंस जितना भी है वो पूरा चार्ज कर दिया जाएगा इनकम स्टेटमेंट में एज ए एक्सपेंस, सिवाय उन मशीनरीज़ के, उन नॉन करंट एसेट्स के जो उस रिसर्च एक्सपेंडिचर में ख़रीदी गई हैं उनको। तो देखें, जो मिसाल के तौर पर एक मशीनरी आई, वो कोई केमिकल टेस्ट करती है, तो उस मशीनरी को तो नॉर्मली डेप्रिशिएट किया जाएगा क्योंकि वो तो टेंजिबल एसेट है, और टेंजिबल एसेट के ऊपर IAS 16 लगता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो उसके ऊपर IAS 16 अप्लाई करते हुए हम उसकी डेप्रिसिएशन वैसे ही चार्ज करेंगे जैसे एक नॉर्मली चार्ज की जाती है किसी भी नॉन करंट एसेट की। ठीक है। लेकिन रिसर्च एक्सपेंडिचर जो है वो पूरा का पूरा चार्ज हो जाएगा इनकम स्टेटमेंट में एज एक्सपेंस, तो 2 सही है। ठीक है। नंबर 3 देखते हैं, इन डिसाइडिंग वेदर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्वालिफाइज टू बी रिकॉग्नाइज एज एन एसेट। ये फैसला करने के लिए कि वेदर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आया कि क्वालिफाई करता है बतौर एसेट रिकॉर्ड होने के, इट इज़ नेसेसरी टू कंसीडर वेदर देयर विल बी एन एडुकेट फाइनेंस अवेलेबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो ये देखा जाता है कि आया कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उसके अंदर वो जो क्राइटेरिया होता है ना डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को एज एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसमें एक ये ऑप्शन भी है, वो ये कह रहा है कि इनकम स्टेटमेंट को डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को ये भी देखा जाता है कि एडिकेट लेवल ऑफ फाइनेंस भी अवेलेबल है इसको कंप्लीट करने के लिए, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए या नहीं है। तो ये बात हम पढ़ चुके हैं कि वाकई में बिल्कुल ठीक है। ये बात मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि टेक्निकली फिजिबल, सेपरेट प्रोजेक्ट, आइडेंटिफाइबल, कमर्शियली वायबल, रिसोर्सेज अवेलेबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। रिसोर्सेज का मतलब है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हैं उसको कंप्लीट करने के लिए या नहीं, तो ये भी उनमें से एक शराइत में से एक शर्त है। ठीक है। तो लिहाजा हम इसको क्या करते हैं, हम इसको कर लेते हैं कि हाँ जी वाकई में बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन 3 ठीक है कि फाइनेंसिस को भी देखा जाता है कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो ज़रूरी है वो मौजूद भी हैं या नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। 4, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज एज एन एसेट मस्ट बी अमोर्टाइज ओवर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स। हमने ऐसी तो कोई शर्त नहीं पड़ी कि 5 साल से ज़्यादा जो है वो अमोर्टाइजेशन नहीं चार्ज करनी, बल्कि 5 साल से कम ही करनी है। 5 साल वाली बात कोई शर्त हमने ऐसी नहीं पड़ी, तो लिहाजा 4 जो है वो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अभी तक सिर्फ 2 और 3 है जो है वो करेक्ट है। 5वां देखते हैं करेक्ट है या नहीं है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज द टोटल अमाउंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस ड्यूरिंग द पीरियड। हाँ जी बिल्कुल ठीक है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो अमाउंट लाजमन डिस्क्लोज करनी होती है कि जो रिसर्च या डेवलपमेंट की मद में वो एज ए एक्सपेंस चार्ज हुई है। देखिए रिसर्च तो सारी एक्सपेंस चार्ज होगी ही होगी, हो सकता है कोई डेवलपमेंट कॉस्ट ऐसी हो कि कोई डेवलपमेंट कॉस्ट ऐसी हो कि जो रिकॉर्ड जो IAS 38 का सेक्टर का क्राइटेरिया मीट ना किया हो, तो वो भी इनकम स्टेटमेंट में एज एक्सपेंस चार्ज हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि उसको जो है वो डिस्क्लोज करना होगा, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, उसको भी डिस्क्लोज करना चाहिए। तो 2, 3 एंड 5 जो है वो ठीक है, तो लिहाजा डी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। हाँ जी, 96 में वो ये कह रहा है कि IAS 10 इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट रेगुलेट्स टू एक्सटेंड द विच एवर। बता रहा है कि IAS 10 जो है वो हमें ये बताता है वगैरह वगैरह जो आप पहले पढ़ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ सच इवेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली दैट आइटम्स अकॉर्डिंग टू द IAS 10 शुड बी नॉर्मली क्लासिफाइड एज नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट। वो कौन से इवेंट्स हैं कि जिसमें असल में ना ये 96 को भी आप छोड़ दें, वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो है वो हमें ये नहीं बताया हुआ कि कौन से इवेंट किस डेट को हो रहे हैं। देखें एक ही इवेंट है, वो हो सकता है कि अगर कुछ उसकी डेट पता चलनी चाहिए हमें कि अगर वो मिसाल के तौर पे देखें इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर, एक डेटर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, अच्छा एक मिनट मैं ज़रा इसको देख लूँ। हाँ जी, इसमें ना असल में इशू ऑफ शेयर्स, लोन नोट्स
वगैरह ये चीज़ें हमने नहीं पढ़ी। फॉरेन एक्सचेंज के अंदर चेंजेस जो होती हैं, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये चीज़ भी हमने नहीं पढ़ी। तो 96 को आप छोड़ दें, ठीक है। तो फिलहाल जितने क्वेश्चन मैंने करवाएं वही आपने करने हैं, तो उसके अलावा आपने नहीं करना, ठीक है जी।